सुन रहे हैं कहानियां दी अनटोल्ड। नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। हम इसी तरह की कहानियां अपलोड करते रहते हैं और अगर आज की कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप है। मेरी नौकरी अग्रसेन नगर में लगी हुई थी। नया नया जॉब था और जॉब का ये अनुभव मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी यहाँ पर। कई बार मैं अपने ऑफिस में अपने सहकर्मियों को एक मकान के बारे में बात करते हुए सुना था। उनकी बात सुनकर मुझे यकीन तो नहीं हो रहा था कि आजकल के ज़माने के लोग भूत प्रेत ये सब पे विश्वास करते हैं। मैंने अपने एक सहकर्मी से पूछा। उसने बताया कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक छोटी सी बस्ती में एक पुराना और भयानक मकान स्थित है। वहाँ के रहने वाले लोग बताते हैं कि उस मकान में भूतों की आत्माएं बसती हैं और कई बार उनके साथ तीसरी शक्ति या छलावे का अनुभव भी हुआ है। वहाँ के लोगों को इस कदर डर लगता है कि किसी भी कीमत पर, चाहे दिन हो या रात, उस मकान के आसपास या परछाई से भी गुजरने से बचते हैं। उसकी बात सुनकर पहले तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और बात को अनसुना करते अपने कामों में लग गया। कुछ दिनों के कामों में अधिक व्यस्त होने के कारण मैं उस बात को भूल चुका था। लगभग 1 महीने बाद मेरा जन्मदिन आने वाला था। घर से दूर और वो भी अकेला। पूरी जिंदगी में मेरे जन्मदिन पे मैं अकेला था। मैं शांत और गंभीर भाव का इंसान हूँ, जिसके कारण इस नए शहर में दोस्त बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जन्मदिन के ठीक 2 दिन पहले मेरे कुछ दोस्त मुझे बिना बताए मुझसे मिलने अग्रसेन नगर आ गए। उन्हें देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसे कम ही दोस्त होते हैं जो बिना बताए आपकी मन की भावना को समझ जाते हैं। स्कूल के समय से ही मेरी दोस्ती राजेश और आकाश और मोहित से हो चुकी थी, जो कि आज तक कायम थी। मैं उनके साथ अपने रूम पे गया। सभी लोग थके हुए थे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत जलपान कराया और उन्हें आराम करने के लिए बिस्तर ठीक कर दिया। शाम को हम सभी मार्केट से घूमकर रात का खाना खाकर अपने अपने जिंदगी में क्या चल रहा है बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान ही आकाश ने कहा कि यार, इस बार जन्मदिन में हार्ड ड्रिंक के लिए रोकना मत। पिछली बार घर पे थे इसलिए मान गए, लेकिन अब तो घर से बाहर हैं। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, यार यहाँ पे दिक्कत है। इस लॉज में फैमिली अधिक रहती है और हार्ड ड्रिंक ये सब से उनको दिक्कत हो सकती है। इस बात पर राजेश एकदम झुंझला कर बोला, यार तेरा हर बार का ड्रामा है, कभी घर का तो कभी लॉज का। उन्हें हम खा थोड़ी न जाएंगे। तभी मोहित बीच में बात काटते हुए बोला, अरे सुनो, हम सभी बाहर भी तो चल सकते हैं ना, कोई सुनसान जगह पे जहाँ लोग ना जाते हो। क्यों प्रदीप, कोई ऐसी जगह है? मैंने अपने दिमाग में थोड़ा जोर दिया। तभी मुझे उस भूतिया मकान के बारे में ख्याल आया। मैं एकदम चहकते हुए बोला, अरे हाँ यार, एक जगह है। लेकिन क्या, अब वहाँ कौन सी दिक्कत है? आकाश मेरी तरफ चिड़चिड़ी निगाहों से देखते हुए बोला। मैंने थोड़ा धीमी आवाज में कहा कि लोग उस जगह को श्रापित या भूतिया मकान बोलते हैं। लोग उस मकान के परछाई से भी गुजरने से डरते हैं। आकाश और मोहित मेरी बात सुनकर ठठाकर लगे हंसने। क्या यार, तू भी ना, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। डर के मारे वहां कोई आएगा भी नहीं
और हम लोग पूरी रात एकदम मस्त होकर पार्टी कर सकते हैं। आकाश अपनी हंसी को रोकते हुए बोला, लेकिन राजेश कुछ शांत शांत सा बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा, क्यों राजेश, तुम्हारा क्या ख्याल है? राजेश थोड़ा चिंतित आवाज में बोला, भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब लोग इतना डरते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी ही। उसकी बात सुनकर हम सभी उसका मजाक बनाते हुए बोले, अरे यार मजाक खराब मत कर, गांव के लोग होते ही ऐसे हैं, कुछ भी हो जाए तो बस उनको भूत प्रेतों से जोड़ देते हैं। राजेश हम सभी की बात को टाल नहीं पाया और हम सभी अपने प्लान को सेट करके सोने के लिए चले गए। अगले सुबह मैं सबके लिए खाना ये सब तैयार करके ऑफिस जाने लगा। बीच में राहुल मुझे टोकते हुए बोला, भाई कल के लिए आज ही छुट्टी ले लेना, क्योंकि रात को तेरा जन्मदिन सेलिब्रेशन करेंगे। मैंने हामी भरी और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचकर मैं अपना काम ख़त्म करके छुट्टी भी ले लिया और शाम को सीधा अपने कमरे में आ गया। कमरे में आके देखा तो मेरे तीनों दोस्त एकदम सब चीज़ों के साथ तैयार थे। मैंने अपनी खुशी के भाव को छुपाते हुए बोला, यार तुम लोग भी ना, इतना करने की क्या ज़रूरत है, और इतना खर्चा मुझसे बोलते मैं लेता आता। आकाश मेरी बात को फिर से बीच में ही काटते हुए बोला, अच्छा बेटा जॉब करने वाला हो गया है तो बड़ा पैसे वाला बन रहा है ना, तेरा जन्मदिन है, तू बस एंजॉय कर। मैंने मन ही मन खुश होते हुए भगवान को शुक्रिया किया, काश ऐसे दोस्त सबको मिले। रात का खाना खाकर हम सभी जल्दी जल्दी अपने सामान, जिसमें बियर और शराब की कुछ बॉटल्स थी और नमकीन, ये सब लेके निकल पड़े उस बस्ती की तरफ। क्योंकि बस्ती मेरे कमरे से मात्र 5 किलोमीटर ही था, इसलिए हम सभी पैदल ही बस्ती की तरफ निकल पड़े। हम चारों दोस्त आपस में बातचीत करते हुए लगभग आधे घंटे में उस मकान के सामने खड़े थे। हम सभी उस मकान के पास पहुंचते ही वहां के वातावरण में एक अजीब उत्साह के साथ दौड़ते हुए अंदर चले गए। लेकिन हमें क्या पता था कि जिस उत्साह से हम सभी अंदर जा रहे हैं उसके 2 गुना डर और खौफ का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी देर तक हम सभी अंदर की चीजों को देखना शुरू कर दिए। अंदर की वातावरण पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार यहाँ पे शायद ऑक्सीजन की कमी है, सीढ़ी ढूंढ के चलो छत पे चलते हैं। मेरी बात मानकर सभी टॉर्च से सीढ़ी ढूंढने लगे। थोड़ी देर में ही राजेश को एक पुरानी जर्जर सीढ़ी दिखाई दी। वो हमें अपनी तरफ बुलाकर सीढ़ी का रास्ता दिखाया। हम सभी खुशी खुशी ऊपर चढ़ गए और छत पे जाकर सब चीज़ों को अपने बैग से निकालने में लग गए। लगभग 11 बज चुके थे और उस दिन एकदम काली अंधेरी रात थी, जिसके चलते हमें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। टॉर्च को जलाकर मेरे तीनों दोस्त केक और बियर ये सब व्यवस्थित करने में लग गए और मैं छत पे ही टहलने लगा। दूर दूर से कुत्ते पता नहीं क्यों लगातार भौंके जा रहे थे। शायद हम लोगों के साथ होने वाली घटनाओं को वो पहले से ही आगाह कर रहे थे। मैं अभी कुछ सोचता, इसके पहले ही मेरे दोस्तों ने मुझे अपनी तरफ बुलाने लगे। पास में जाते ही उन्होंने मुझे अपने पास में बिठा लिया और मोहित मुझसे बोला, यार तेरा जन्मदिन आने वाला है, एक एक बियर मारते हैं और अंतराक्षरी खेलते हैं। उसकी बात सुनकर सबने हामी भरी और हम सभी एक एक बियर पीते हुए 2 ग्रुप में बांटकर अंतराक्षरी खेलने लगे। सच में उस समय बियर के साथ गाना गाना और सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी थोड़ी देर ही हुआ था कि तभी बीच में राजेश एकदम सबको शांत करते हुए बोला, यार रुको रुको, तुम लोगों को किसी लड़की की गाने की आवाज आ रही है। राजेश की बात सुनकर मोहित और आकाश उसे चिढ़ाते हुए लगे बोलने, अरे यार
अभी एक भी बोतल खत्म नहीं हुआ और तुझे इतनी जल्दी चढ़ गई। और काश लड़की होती तो मजा ही आ जाता, आज की रात क़यामत की रात बन जाती। उन दोनों की बात सुनकर राजेश बेचारा चुप हो गया और हम सभी फिर से लगे अंतराक्षरी खेलने। अभी 5 मिनट ही हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि जब भी कोई गाना गा रहा है, साथ साथ में नीचे से कोई लड़की हमारे साथ गाना गा रही है। मैं सबको इशारे से एकदम चुप होने को कहा और वो गाने की आवाज इस बार सच में सबको सुनाई दिया। जैसे ही हमने गाना बंद किया, एक अजीब सी शैतानी हंसी नीचे से गूंजी और हवा के सरसराहट के साथ एक खौफनाक आवाज आई, लो आ गई लड़की और क़यामत की रात भी आएगी। इतना सुनते ही हम चारों के पसीने छूटने लगे। एक ही पल में हम सभी का नशा मानो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। राजेश हम सभी पे गुस्सा और डर की आवाज में लगा बोलने, और उड़ाओ मेरा मजाक, आने से पहले भी मैंने मना किया था, लेकिन नहीं, तुम लोगों को पता नहीं क्यों हर चीज मजाक ही लगता है। आकाश उसे शांत करते हुए बोला, भाई थोड़ा शांत हो जा, शायद हमारे साथ कोई मजाक कर रहा होगा, चल के नीचे देखते हैं। राजेश फिर से चिढ़ते हुए बोला, तुझे अब भी लग रहा है कि कोई मजाक कर रहा है? मुझे कहीं नहीं जाना, तुझे जाना है तो जा। मैंने उन दोनों को शांत करते हुए बोला, भाई जो भी हो जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर यहाँ बुरी शक्ति है भी तो भी हमें नीचे से ही बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके सामान बांधो और एक साथ चुपचाप बाहर निकलते हैं। जन्मदिन गया भाड़ में, बस रूम पे पहुंच जाए उसके बाद देखा जाएगा। इस बार सभी मेरी बात बिना बहस के मानकर चुपचाप सामान समेटने लगे और हम चारों एकदम एक साथ टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे आते ही हम सभी देखते हैं कि वहां एक पुराना चिंगारी लगाने वाला मोड़ी जल रहा है, जो कुछ देर तक पहले वहां सिर्फ अंधकार ही था। तभी अचानक हमें लगा कि पीछे से कोई चीज एकदम तेज गति से गुजरा। हमारे पूरे शरीर का खून मानो घुटनों पे जमा हो गया हो और हम सभी भय से कांपने लगे। चाह के भी हम एकदम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। हम सभी कैसे भी करके बस उस मकान से बाहर निकलना चाहते थे, जो मकान थोड़ी देर पहले एकदम खंडहर जैसा लग रहा था। वो मकान अभी लग रहा था कि एकदम जीवंत हो चुका है। मकान की हर दीवारों में लग रहा था कि प्राण आ चुका है। मैंने अपने दोस्तों को साहस दिया और सबको बोला, भगवान का नाम लो, कुछ नहीं होगा हमें। मेरी बात से सभी लोग थोड़ा बहुत ठीक होकर लगे भगवान का स्मरण करने। थोड़ी देर सब कुछ जब शांत हो गया, हम सभी बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन हमें बाहर जाने के लिए कोई भी रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तभी हम सभी देखते हैं कि मकान का एक कोना रोशनी से भरा हुआ है। आश्चर्य की बात थी कि जब हम सभी अंदर आए थे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन अभी इस कमरे से रोशनी कैसे आ रही है? धीरे धीरे हम सभी वहां साहस करके कमरे के अंदर जाते हैं। कमरा एकदम सजा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ कोई रह रहा हो। तभी मेरी नज़र एक टेबल पे रखी एक पुरानी डायरी पे गई। मैं तुरंत उस डायरी को उठाकर लगा पढ़ने। डायरी के सबसे पहले पृष्ठ में किसी बड़े अधिकारी का फोटो लगा हुआ था और उसके साथ कोई स्त्री थी। फिर मैंने डायरी को पन्ने को पलटने लगा। डायरी में लिखा हुआ था, मेरा नाम सुबोजीत है और मेरा अग्रसेन नगर में हाल फिलहाल में ट्रांसफ़र हुआ है। शुरुआती दिनों में मेरा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मेरी और मेरी पत्नी का जीवन एकदम शांतिपूर्ण था, लेकिन मेरी ही गलती के कारण हमारी खुशहाल जीवन नरक बन गई।
ऑफिस में मुझे एक अपने ही सेक्रेटरी से प्यार हो गया। जब तक मेरी पत्नी को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर एक दिन मेरी पत्नी से लड़ाई झगड़ा होने लगा और एक दिन लड़ाई इतना बढ़ गया कि गुस्से में मैंने अपना आपा खो दिया और गलती से उसे जोर का धक्का दे दिया, जिससे मेरी पत्नी के सिर पे गहरी चोट लगने के कारण मौत हो गई। मैं बहुत ही डर गया और पुलिस केस यह सब ना हो इसके लिए अपनी प्रेमिका के साथ मिलके अपनी पत्नी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इसी कमरे में गाड़ दिया। लेकिन उस दिन के बाद से हमारी जिंदगी दुभर हो गई। सोचा था पत्नी के जाने के बाद प्रेमिका के साथ जीवन व्यतीत कर लूंगा, लेकिन मेरी पत्नी की आत्मा हमें हर दिन सताती है और हमारा जीना मुश्किल कर चुकी है। प्रेमिका तो मुझे छोड़कर भाग गई, लेकिन ये मुझे यहाँ से बाहर निकलने ही नहीं देती। इसलिए आज मैं अपनी जान देकर इस नरक से मुक्त होने जा रहा हूँ। इतना पढ़ते ही हम चारों दोस्तों के पसीने छूटने लगे। अभी हम सभी कुछ सोचते इससे पहले ही वहीं धीमी धीमी गाना गाने और गुनगुनाने की आवाज के साथ किसी के नजदीक आने की आवाज सुनाई देने लगी। हम चारों लगे उस कमरे से बाहर निकलकर भागने, लेकिन भागने का कोई जगह ही नहीं था। चारों दोस्त जोर जोर से मदद की गुहार लगाते जा रहे थे, लेकिन उस सुनसान इलाके में हमारी आवाज को सुनने वाला कोई भी नहीं था। हम चारों बस भगवान का नाम लेकर किसी तरह से उस घर से बाहर निकल जाना चाहते थे। और इधर उसी स्त्री की हंसने की और गाने की आवाज़ चारों तरफ से आती जा रही थी। भाग भाग कर हम सभी थक हार कर एक कोने में जाकर दुबक गए और लगे ईश्वर से प्रार्थना करने। मैंने हाथ जोड़ते हुए उस आत्मा से लगा माफ़ी मांगने। हमें माफ़ कर दीजिए, आप जो भी हैं, हम इस शक्ति से अनजान थे। दोबारा हमसे कोई गलती नहीं होगी। बहुत देर तक ऐसे ही गुहार लगाने पे अचानक एक तेज हंसी फिर से चारों तरफ गूंजी और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। शायद उस आत्मा को हम सभी पे तरस आ गया था। थोड़ी देर तक हम चारों भौंचक्के होकर एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने हिम्मत करके बोला, चलो भाई लोग, यहाँ से निकलते हैं, जितना जल्दी हो सके। इतना बोलकर मैं वहाँ से उठा और मेरे पीछे मेरे तीनों दोस्त आने लगे। सबसे ज़्यादा आश्चर्य तो तब हुआ, इस बार हमें बाहर जाने के लिए रास्ता आसानी से मिल गया, जो एकदम हमारे सामने था। हम चारों बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी उस घर से बाहर निकले। बाहर निकलकर हम सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन उस स्त्री की कहानी सुनकर मन व्यथित सा हो गया। पता नहीं क्यों उस आत्मा के लिए मुझे अब तरस आ रहा था। मेरे कदम उसी मकान के सामने से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। तभी मुझे आकाश ने जोर से झकझोरा और मैं अपने होश में आया। आकाश मुझे बोला, भाई जल्दी चल, निकलते हैं यहाँ से। मैंने हामी भरी और उनके पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मैं फिर पीछे मुड़ के देखा तो कोई स्त्री उसी घर के छत पे हमें जाते हुए देख रही थी। इस बार मुझे डर नहीं लगा, बस उसके लिए मेरी आंखों में आंसू थे। रूम पे जाकर मेरे दोस्तों ने एकदम सूखी सी आवाज में ही जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और हम सभी बिना आपस में बातचीत किए ही सो गए। अगली सुबह थोड़ा बहुत बातचीत करके अपने दोस्तों को बाहरी पार्टी दे दिया और उन्हें वापस घर जाने को कहा। मेरी बात मानकर वे सभी वापस चले तो गए, लेकिन मेरा ये जन्मदिन पूरी जिंदगी के लिए यादगार हो गया। जिस चीज या शक्ति से मैं आज तक अनजान था, वो अब सब कुछ हकीकत लगने लगा और ये भी जान लिया कि भूत प्रेत ये सिर्फ डरावने ही नहीं बल्कि दयालु भी हो सकते हैं। उनकी तो खुद की एक कहानी होती है जिसके कारण वो भूत प्रेत या आत्मा बनती है।
जो कहानी पूरी दुनिया से अनजानी होती है, आज भी जब भी मुझे उस मकान के बारे में ख्याल आता है और उस स्त्री की बात याद आती है, तो मैं दिन में ही उस मकान को बस देखकर वापस चला आता हूं। नमस्कार दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम इसी तरह की कहानियाँ अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना विलंब किए चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे चुनौतीपूर्ण काम है माँ बनना, और कठिनाइयाँ तो तब आती हैं जब आप एक अकेली माँ होकर अपने छोटे से दूध पीते बच्चे को संभालती हैं। उस नन्ही सी जान के लिए माँ का तो फर्ज अदा करती ही है, परंतु पिता का फर्ज भी अदा करना पड़ता है। मेरी बहन मानवी की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी, ढेर सारी चुनौतियों से भरी हुई। मगर उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा दुखद व खौफनाक पल इस प्रकार आया, जिसने उसकी ही नहीं बल्कि उसकी बेटी की जिंदगी को भी हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मेरा नाम अरुण है और मैं ओडिशा राज्य से हूँ। मेरी छोटी बहन मानवी की जिंदगी बहुत कठिनाइयों से गुजरी, परंतु आज वह मेरे साथ रह रही है। हमारे माता पिता बचपन में ही गुजर गए, इसलिए मैंने आज तक शादी नहीं की। मगर एक शुभ दिन देखकर मानवी के हाथ पीले करवा दिए थे और कुछ 1-2 साल बाद उसने एक छोटी सी बच्ची को जन्म भी दिया, जिसका नाम उसने पंखुड़ी रखा। मगर किसने सोचा था कि मानवी का पति एक धोखेबाज निकलेगा। क्योंकि मेरा काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का था, इसलिए मैं ज़्यादा समय काम में ही व्यस्त रहता। इसलिए बुरा तब लगा जब मानवी ने अपने पति की बात मुझे नहीं बताई तथा तलाक भी दे दिया और घुट घुट कर जीने लगी। जैसे ही मुझे यह बात पता चली, मैं फौरन मानवी को अपने घर ले आया और उसकी ऐसी हालत देख बस अपने गले से लगा लिया। आज भगवान की कृपा से वो और उसकी बेटी दोनों ठीक है और राजी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कुछ महीने पहले मानवी अपने साथ घटी सारी घटना को सुना रही थी और उसने इतनी खौफनाक घटना का जिक्र किया जिसे सुनते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए और मैं बेहद डर गया। मानवी ने मुझे बताया, करीब 1-1.5 साल पहले जब मानवी का तलाक हुआ तब वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसकी बच्ची भी मात्र 9 महीने की थी, इसलिए यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। तलाक होते ही वह अपने पति के घर को छोड़कर कोई दूसरा घर जो कि सस्ते दाम में भाड़े पर मिल जाए ढूंढने लगी। एक हाथ में सामान और दूसरे हाथ में बच्ची। यह पल बहुत ही दुखदाई था। पैसों की कमी मैंने उसे आज तक नहीं होने दी। भले शादी हो गई हो, लेकिन हर महीना मैं उसके अकाउंट में कुछ 15 से 20 हजार रुपये डाल देता था। उसने बताया कि उन्हीं पैसों से उसका गुजारा हो जाया करता था। कोई सस्ता घर न मिलने पर उसने खूब दर दर के ठोकरे खाए। कभी कभी तो बगीचे में लगी बेंच पर भी सोना पड़ा। मगर एक बात थी, मेरी बहन बहुत ही साहसी थी। उसने अपनी हिम्मत को कभी टूटने नहीं दिया। दिनों दिन ऐसे ही बीतते चले गए। फिर एक दिन मेरी बहन की मेहनत रंग लाई और ओडिशा में ही सस्ते दामों में मानवी को एक घर मिल गया। घर की स्थिति बहुत ही खराब थी, मगर जब तक पैसे अच्छे से जमा नहीं हो जाते उन्हें उसी घर में रहना था। इसलिए घर के अंदर प्रवेश करने के बाद मानवी ने अपना सामान रखा तथा छोटी गुड़िया को सुलाया और लगी साफ सफाई करने। पहला दिन तो बहुत थकावट भरा गुजरा, इसलिए पास के ही बाजार से कुछ खाने की सामग्रियां लाकर मानवी ने थोड़ा हल्का फुल्का खाना ही बनाया और छोटी गुड़िया को
दूध पिलाते पिलाते सुलाने लगी। धीरे धीरे मानवी को भी अब नींद आने लगी थी। अभी उसने आंखें बंद की ही थी कि तभी अचानक उसे किचन में किसी भारी बर्तन के जोरदार गिरने की आवाज आई। यह आवाज सुनकर मानवी की अचानक नींद खुली और पंखुड़ी भी नींद से जागकर जोर जोर से रोने लगी। मानवी अपनी बेटी को दोबारा सुलाते हुए अपने आप से बात करते हुए बोली, ना जाने इतनी रात को भला किचन में क्या गिरा। मैंने तो सब कुछ अच्छे से व्यवस्थित रख कर आई थी। एक बार ये गुड़िया सो जाए फिर जाकर देखती हूँ। इतना कहकर वह फिर अपनी नन्ही जान को सुलाने में लग गई। पंखुड़ी के सोने के बाद वह तुरंत किचन में गई। जैसे ही उसने लाइट जलाई वैसे ही उसने देखा कि जिस कुकर में उसने खिचड़ी बनाई थी वह औंधे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है और बची खुची जो खिचड़ी थी वह भी जमीन पर फैल गई। मगर सोचने वाली बात तो यह थी कि वहां एक काली बिल्ली नीचे जमीन पर गिरी खिचड़ी को चाट चाट कर खा रही थी। मानवी के आते ही वह भागकर एक बोरी के पीछे छिप गई। अनजान घर में 9 महीने की छोटी बच्ची के साथ रह रही अकेली मानवी अब हद से ज्यादा भयभीत होने लगी। उसको अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, मगर अपनी बेटी के बारे में सोचते हुए उसने साहस के साथ उस काली बिल्ली को घर से धीमी आवाज में भगाना शुरू कर दिया। भागते भागते अचानक से उसे एक हैरान कर देने वाले ख्याल ने झकझोर कर रख दिया। वह यही सोचने लगी कि सोने से पहले तो मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद करके आई थी, तो फिर यह काली बिल्ली अंदर आई तो आई कैसे। यह सोचते हुए कि शायद घर में पहले से ही मौजूद थी और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वह फिर से धीमी स्वर में उसे भगाने लगी। बिल्ली को बाहर भगाने के बाद उसने किचन में आकर साफ सफाई की और फिर से अपने कमरे में सोने चली गई। कमरे में पंखुड़ी को इस तरह सोता देख उसकी आंखें भर आईं। फिर अपनी लाडली को सीने से चिपकाकर वह भी नींद के आगोश में चली गई। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से मानवी की नींद खुली। उसने देखा कि पंखुड़ी पहले से ही जाग चुकी है, मगर इस बार वह नींद में से उठने के बाद रोई नहीं और रात में भी परेशान नहीं किया। यह देख मानवी थोड़ी अचंभित हुई और जैसे ही उसने पंखुड़ी को गोद में उठाया वैसे ही उसने देखा कि एक छोटा सा टेडी बियर उसके सिरहाने रखा है और वह एक जैसे बस उस खिलौने से उत्साहित होकर खेलते जा रही। यह दृश्य देखकर मानवी का दिमाग शून्य सा पड़ गया और वह यही सोचने लगी, ऐसा तो कोई खिलौना मैंने आज तक पंखुड़ी के लिए नहीं खरीदा और ना उसके पास ऐसा कोई खिलौना है, तो फिर यह टेडी बियर आखिर आया तो आया कैसे। पंखुड़ी तो बहुत छोटी सी है, जाहिर सी बात है वह तो ला ही नहीं सकती। फिर भला यह खिलौना आखिर यहाँ आया तो आया कैसे और किसने रखा। यह बात सोचते ही मानवी बहुत डर गई और उसने तुरंत उस खिलौने को लेकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। मानवी को ऐसा करते देख पता नहीं अचानक से पंखुड़ी जोर जोर से रोने लगी। मानवी उसे चुप कराते कराते और उसके साथ थोड़ा मस्ती मजाक करते हुए खिलाने लगी। अपनी बेटी को ऐसे खुश देखकर मानवी उस खिलौने के बारे में बिल्कुल भूल गई और फिर थोड़ा घर साफ करके और सामान व्यवस्थित ढंग से रखकर दिन का खाना खाकर वो अपनी छोटी सी बिटिया के साथ पास के ही पार्क में घूमने चली गई। थोड़ी देर बाहर की ताजी हवा में घूमने के बाद वह शाम के करीब 6 बजे वापस अपने घर आई। घर का दरवाजा खोलते ही उसे कुछ अजीब सी बदबू आई, ऐसी बदबू जैसे कुछ जल रहा हो। वह पंखुड़ी को सोफे पर रखकर तुरंत किचन गई और उसने देखा कि गैस पर चावल रखे हैं जो जलकर राख हो गए हैं और गैस के चूल्हे की फ्लेम भी बहुत ही तेज है और धीरे धीरे कुकर में आग लगने लगी। यह देख उसने बिना समय गंवाए एक बर्तन में पानी लेकर कुकर के ऊपर डालना शुरू कर दिया
कुछ ही देर के प्रयासों के बाद सब कुछ शांत हो गया। अभी वह कुछ समझ पाती कि तभी अचानक पंखुड़ी के रोने की आवाज आने लगी और सारा काम छोड़कर जैसे ही मानवी ने सोफे पर देखा तो उसने पाया कि पंखुड़ी सोफे से नीचे गिरी पड़ी है। उसने तुरंत पंखुड़ी को चुप कराकर अपने सीने से लगा लिया और बोलने लगी, मेरी बच्ची, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि नीचे मैंने कल ही छोटी सी गद्दी रखी थी जिसके चलते मेरी बेटी को चोट नहीं आई। भगवान ने तुझे बचा लिया मेरी बच्ची, क्योंकि तू ही तो मेरे जीने की वजह है। इतना कहकर मानवी फूट फूट कर रोने लगी और पंखुड़ी को बहुत लाड प्यार किया। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी पहले की तरह एकदम नॉर्मल होकर अपनी झुनझुने से खेलने लगी। इधर मानवी भी जला हुआ कुकर साफ करते हुए बाकी भी सब दूर साफ करने लगी और दोबारा से अपने लिए चावल चढ़ाने के लिए रख दिए। थकान व कमजोरी के चलते मानवी एक बार पंखुड़ी को देखकर बाथरूम में मुंह हाथ धोने चली गई। मुंह हाथ धोते समय अचानक से उसे लगा मानो कोई महिला बहुत ही धीमे स्वर में उसके कान में कुछ फुसफुसा रही हो। मुझे तुम्हारी बेटी की आत्मा चाहिए। यह सुनते ही मानवी का रोम रोम सिहर उठा और वह हद से ज्यादा डर गई और कांपती आवाज में बोली, कौन है यहाँ? और यह अब क्या मजाक है? जो कोई भी है बाहर आओ। मानवी की बात अभी पूरी हुई ही नहीं थी कि तभी अचानक वही आवाज बाथरूम में आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई दीवार पर तेज गति से कुछ लिख रहा हो। यह आवाज सुनकर अब मानवी और भी ज्यादा डर गई और उसे बस अपनी बच्ची का ख्याल आने लगा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उस दीवार पर वही लिखा था जो अभी कुछ देर पहले उसने सुना था, मुझे तुम्हारी बेटी की आत्मा चाहिए। यह देख मानवी डरते हुए तुरंत अपने बाथरूम से बाहर निकलने लगी, मगर यह क्या, उसने देखा कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा। अपनी बेटी का ख्याल आते ही उसने खूब दम लगाया, मगर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। मानवी जोर जोर से चिल्लाने चीखने लगी, मदद की गुहार भी लगाने लगी, अपनी बेटी को पुकारने लगी। उधर से उसकी बेटी की रोने की आवाज रुक ही नहीं रही थी और उधर वह भी खूब रोई, खूब कोशिश की और अंत में अचानक दरवाजा अपने आप ही खुल गया। यह देख वह तुरंत उस जगह पर गई जहां उसने अपनी बेटी को सुलाया था और जहां से उसकी बेटी की रोने की आवाज अभी तक सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह उस जगह पर पहुंची तो उसका दिमाग एकदम सा घूम गया, क्योंकि आवाज तो उसी जगह से आ रही थी, मगर अब वो वहां उसकी बेटी कहीं नहीं थी। यह देख वह जोर जोर से रोने लगी। तभी फिर से उसे अब की बार किचन से आवाज आई तो वह दौड़कर किचन की तरफ गई, लेकिन वहां भी पंखुड़ी नहीं थी, बस उसके रोने की आवाजें थी। लेकिन इस बार मानवी का दिल दहल उठा, क्योंकि वह रोने की आवाज और कोई नहीं, वहीं काली बिल्ली निकाल रही थी। उस वक्त किचन की मेज पर खड़े होकर अब मानवी का पारा ही चढ़ गया और वह पागलों की तरह उस बिल्ली को जोर जोर से भगाने लगी। वह अपनी बेटी के लिए जोर जोर से चीखते चिल्लाते रही। जहां जहां से आवाज आई वहां बेसुध होकर पागलों की तरह ढूंढा, लेकिन हर जगह सिर्फ पंखुड़ी की आवाजें ही थी, लेकिन पंखुड़ी कहीं नजर नहीं आई। मानवी अपनी बेटी के लिए दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अब आवाज उनके बेडरूम से आई। एक बार फिर उसने वहां जाकर देखा तो वहां पर भी सिर्फ आवाजें ही थी, बेटी का नाम और निशान नहीं था। लेकिन अब की बार फिर से उसे अपने कमरे की छत से आवाज आई, वहीं तेज गति से लिखने वाली आवाज आई। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो वहां वहीं सब लिखा था, मुझे तुम्हारी बेटी की आत्मा चाहिए, उसे मरना होगा। यह पढ़ने के बाद अचानक उसके कानों में वही फुसफुसाहट की आवाजें आई, उसकी बेटी का रोना।
धीरे धीरे वह स्वर बढ़ता चला गया और अंत में वह सारी आवाजें एक जोरदार भयंकर हंसी में परिवर्तित हो गई। यह सब देख अब मानवी सब कुछ समझ चुकी थी कि इस घर पर किसी काली शक्ति का प्रकोप है और वह काली शक्ति और कोई नहीं बल्कि एक औरत है। मानवी को यह ख्याल आते ही वह हद से ज्यादा भयभीत हो गई। चारों ओर ढेर सारी आवाजें तथा हंसी से पूरे वातावरण को डरावना बनाने लगी थी। मानवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अपनी बेटी का ख्याल आते ही वह आग बबूला हो उठी और उसने तय किया कि वह इस अपवित्र खौफनाक शक्ति का सामना करके रहेगी। इसलिए उसने बुलंद आवाज में बिना डरे कहा, कौन हो तुम और क्यों मेरी नन्ही सी जान के पीछे पड़ी हुई हो? आखिर तुम क्या चाहती हो? प्राण लेना है तो मेरे ले लो, लेकिन मेरी बच्ची को बख्श दो। बहुत गलती कर रही हो तुम। एक माँ से उसके बच्चे छीन रही, एक औरत होकर भी दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पा रही। कैसी दुष्ट आत्मा हो तुम। मानवी की यह बात सुनकर वह भूतनी ठहाका मारकर हंसने लगी और कर्कश आवाज में बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी बच्ची नहीं दूंगी। अब यह मेरी अमानत है और मुझे इसकी आत्मा चाहिए, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर मानवी और भी ज्यादा क्रोधित हो गई और बोली, ऐसा करके तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। एक माँ से बच्ची छीनकर तुम सदा सदा के लिए भटकती रहोगी। यह मेरा श्राप है तुम्हें। मानवी के इतना कहने के बाद भी वह टस से मस नहीं हुई, मगर धीरे धीरे अब मानवी को उसका बेजान जला हुआ शरीर तथा चेहरा दिखने लगा और उसके हाथ में मानवी की बेटी पंखुड़ी थी। यह देखकर मानवी और भी ज्यादा घबरा गई और अपनी बेटी को रोता देख उस नकारात्मक शक्ति से विनती करने लगी, मेरी बेटी को छोड़ दो, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी बेटी को वापस दे दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। मानवी को ऐसा रोता बिलखता देख वह भूतनी अपनी आप बीती सुनाने लगी, मैं भी ऐसे गिड़गिड़ाई थी, खूब तड़पी थी, अपनी बेटी की जान की भीख मांगी थी, लेकिन मेरे दरिंदे पति ने मेरी एक ना सुनी। मेरे पति को हमेशा लड़का चाहिए था, लेकिन मुझे लड़की। बच्चा होने पर जब उसे यह पता चला कि लड़की है तो अस्पताल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन घर आने के बाद उसने धोखे से खिलाने के बहाने से मेरे साथ मेरी फूल जैसे बच्ची ले ली और किचन में गैस के चूल्हे को तेज आंच करके मेरी बेटी को जिंदा जला दिया। मैंने उससे बहुत कहा, मिन्नत की, लेकिन उसने एक ना सुनी। जैसे जैसे मैंने अपनी बेटी को उसके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, वैसे वैसे वह पत्थर दिल मुझे धक्का मारते रहा। मैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए बाहर लोग को बताने के लिए भागी तो उस निर्दयी ने मुझे भी उन्हीं आग की लपटों में फेंक दिया और मेरा पूरा शरीर जलकर राख हो गया। तभी से मैंने यह कसम खाई कि उस दुष्ट को ऐसे ही जलाकर एक दिन तड़पा तड़पा कर मारूंगी, और जो भी इंसान इस घर में किसी भी बेटी के साथ आएगा तो उसकी बेटी मेरी होगी। मैं रखूंगी उसको अपने पास, क्योंकि मैंने अपनी बेटी खो दी उस दरिंदे के कारण। मगर आखिर वह दिन जल्द ही आ गया। एक रोज मेरा पति किसी और औरत के साथ उस घर में आया। उसके साथ जो औरत थी वो गर्भवती थी। यह देखकर मेरा खून खौल उठा और मैंने उससे डरना, तिल तिल के मारना शुरू किया। इतना तड़पाया, इतना मारा, जब तक मेरे कलेजों को ठंडक नहीं मिल गई, और साथ ही साथ उसकी गर्भवती दूसरी पत्नी को भी खूब सताया, और अंत में उन दोनों को उसी गैस के चूल्हे की जलती आग में जला डाला। और तब जाके मेरा बदला पूरा हुआ, और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम आई, और अब तुम्हारी बच्ची भी मैं तुम्हें नहीं दूंगी, अब यह मेरी है।
यह कहते ही वह फिर से एक भयानक हंसी हंसने लगी। उस भूतनी की आप बीती सुनकर मानवी की आंखों में से गंगा जमुना बहने लगी, मगर अब भी वह बहुत गुस्से में थी और अपनी बच्ची को किसी भी कीमत पर खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। इसलिए अब उसके दिमाग में बस दुर्गा माँ का नाम आया और वह बुलंद आवाज में बोली, मुझे तुम्हारे साथ हुए दुर्व्यवहार तथा अत्याचार का खेद है, तभी मेरी आंखें भर आई, मगर मैं अपनी बच्ची किसी भी कीमत पर तुमको नहीं दूंगी। इतना कहते ही वह बुलंद आवाज में जोर जोर से लगी महिषासुर महिमा गान गाने। मानवी बताती है कि जब वह यह स्तोत्र गा रही थी तब उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो सच्ची उसके शरीर में माँ दुर्गा विराजमान है और उसके शरीर में वह सकारात्मक ऊर्जा तथा अपार शक्ति का अनुभव कर रही थी। यह स्तोत्र गाने से वह आत्मा बहुत कुलबुलाई, बहुत चीखी और अंत में वो वहां मानवी की बच्ची को रखकर गायब हो गई। पंखुड़ी को फिर से अपने पास देख मानवी बहुत ही ज्यादा खुश हुई तथा खुशी के आंसू रोने लगी, मगर पंखुड़ी बेहोशी की हालत में थी। इसलिए मानवी ने जल्दी से अपना सामान बांधा और तुरंत टैक्सी करके अस्पताल चली गई और वहीं पर उसने मुझे भी फोन करके बुला लिया। फिर पंखुड़ी के ठीक होने पर मैं उन लोगों को घर लाया और पूरी बात सुनी और फूट फूट कर अपनी बहन की हालत पर रोने लगा। मगर एक बात का मुझे अपनी बहन पर गर्व हो रहा था कि उसने बिना हार माने हिम्मत दिखाई और अंत में विजय प्राप्त की। शुरू से ही मेरी बहन का सपना था एक पुलिस अफसर बनना, मगर शादी के चलते वह अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। इसलिए पंखुड़ी के थोड़े बड़े होने पर मेरी बहना मानवी ने परीक्षा दी और वो उत्तीर्ण भी आई और आज वह पुलिस अफसर बनने की ट्रेनिंग ले रही। मुझे अपनी बहन तथा ऐसी नारियों पर गर्व है। मैं दिल से ऐसी साहसी नारियों को शत शत प्रणाम करता हूँ।